हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ओनली फिजिक्स क्लासेस। दोस्तों, ओनली फिजिक्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जो है +2 लेवल का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का मेरा नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर या थिन सेल। तो आज जो है +2 लेवल का हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ा आने वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो मेरा टॉपिक यहाँ पे लिख के रखा हुआ है और इसमें ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सेंस ये होता है कि हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसका ताकत निकालेंगे क्या है। बट अगर हम उसका इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना चाहते हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप के सोर्स से डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है उस सोर्स का नेम है स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर या थिन सेल। तो स्फेरिकल सेल, थिन सेल या हॉलो स्फीयर उसको बोलते क्या है? तो हॉलो स्फीयर को ही हम लोग स्फेरिकल सेल बोलते हैं और स्फेरिकल सेल को भी हम लोग थिन सेल के भी नाम से जानते हैं। तो थिन सेल, हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्फीयर जिसके इंटरनली कोई भी मटेरियल उसमें नहीं भरा हो, यानी कि देयर आर सम टाइप ऑफ ए स्फीयर व्हिच हैव नो मटेरियल कंटेन इन इट्स वॉल्यूम इज नोन एज हॉलो स्फीयर। उस स्फीयर को हॉलो स्फीयर बोलते हैं जिसके इन साइड में कोई मटेरियल नहीं भरा हो। जिस तरह से हम लोग कोई फुटबॉल खेलते हैं तो उस फुटबॉल में क्या करते हैं कि हम लोग केवल हवा भर देते हैं और उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं रहता है, दैट इज़ नोन एज हॉलो स्फीयर। तो उसको हम लोग हॉलो स्फीयर बोलते हैं। अब जब वो हॉलो स्फीयर है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल देख के हम रखे हुए हैं कि मानते हैं कि मेरे पास बॉल है और इसके इंटरनल में कुछ नहीं है, एकदम जो खोखला है, हॉलो है, कुछ नहीं है। तो अब इसके अंदर में कोई चीज़ नहीं है तो हम इसके ऊपर चार्ज रखेंगे। तो चार्ज रखेंगे तो श्योर है कि हम इसके सरफेस पे रखेंगे, और जब हम सरफेस पे रखेंगे तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका इंटेंसिटी निकालेंगे कि है क्या। तो इस तरह का स्फीयर जिसमें कोई इनसाइड में कोई मटेरियल नहीं भरा हो तो उसी को बोला जाता है स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर या थिन सेल। तो अगर आपको स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फीयर या थिन सेल हो तो इसके वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरह के चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा जो चार्ज इसके सरफेस पे रखा हुआ हो। तो सरफेस पे रखा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। जैसे ये मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है और यहाँ पे हम देखिए जो है बोर्ड पे बना रहे हैं, इसके सरफेस पे ऐसे अगर हमने कुछ चार्ज रखा है तो ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। और जब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को बाहर की तरफ निकलेगा तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको इंटेंसिटी निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है या मैग्नीट्यूड निकालना है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और किसके वजह से? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। इसके ऊपर चार्ज जो एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब 1 मीटर के एरिया पे अगर 2 ठो प्लस है तो फिर 1 मीटर के एरिया पे 2 ठो ही प्लस आएगा, फिर 1 मीटर के एरिया पे 2 ही प्लस आएगा। सो वी कैन से दैट द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, सपोज करते हैं, और ये सॉलिड स्फीयर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ भरा हुआ है मटेरियल। अगर ये सॉलिड स्फीयर मेटल का बना हो, यानी ये कंडक्टिंग हो, अगर ये कंडक्टर सॉलिड स्फीयर हो तो इसके आप अंदर भी अगर चार्ज डालिएगा, जिस तरह से किसी के बॉडी में जो है इंजेक्शन दिया जाता है, सुई दिया जाता है, वैसे ही आप सुई में चार्ज को खींच के और इसके अंदर सॉलिड स्फीयर में अगर आप डालते हैं तो इसके अंदर जैसे ही आप पुश करिएगा चार्ज ना, तो अंदर नहीं रहेगा, ये जंप करके और इसके सरफेस पे चला आता है। ये भी जो है इसके अंदर रहना पसंद नहीं करता है, अंदर रहेगा ही नहीं, सब जंप कर जाता है। जैसे कि किसी गुब्बारे को, मानते हैं कि 2-4 गुब्बारा है, उसमें हवा भर के पानी में उसको डुबोइएगा और छोड़ेंगे तो जंप कर के पानी के ऊपर चला आता है। उसी तरह से जब हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर हो, बट if a solid sphere that is made by a conductor then we cannot put the charge inside it। अगर कोई जो है सॉलिड स्फीयर हो और कंडक्टर का के फॉर्म में हो, यानी कि वो जो है कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ हो, तो हम चाहें कि इसके अंदर इस चार्ज को रख दें तो नहीं रहेगा, इसके सरफेस पे चला आता है।
तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर है और वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना है तो उसमें भी चार्ज डालेंगे तो उसके सरफेस पे चला आएगा। तो कह सकते हैं कि इसके भी इन साइड में कोई चार्ज नहीं है, सरफेस पे भी है। तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी इंटेंसिटी, उसकी मैग्नीट्यूड, और एक हॉलो स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी, उसकी मैग्नीट्यूड एकदम सेम कैरेक्टर का होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, या तो आप सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ स्फीयर ले लीजिए या आप जो हॉलो स्फीयर ले लीजिए और उसके सरफेस पे चार्ज रखिए। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा सेम कैरेक्टर का होगा, क्योंकि ये हॉलो है तो इसके अंदर तो हम चार्ज रख नहीं सकते हैं। आज जो सॉलिड है उसके अंदर कुछ मटेरियल है लेकिन वो कंडक्टर है, तो हम उसमें चार्ज डाल के भी क्या कर सकते हैं, जब जंप करके उसके सरफेस पे ही चलाएगा। तो दोनों कंडीशन में जो है चार्ज सरफेस पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा सेम कैरेक्टर का होगा। तो चलिए अब हम जो है इसके बारे में देखते हैं कि किस तरह से हम जो है इसकी इंटेंसिटी, इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्फीयर बनाएंगे। ये मेरा है हॉलो स्फीयर और इसके सरफेस पे जो है ऐसे हम चार्ज को रख रहे हैं। सरफेस पे चार्ज है और यहाँ पे एक चीज़ हम सोच ले रहे हैं कि जो टोटल चार्ज है इसके ऊपर, वो टोटल चार्ज मेरा Q है, स्मॉल q है, और ये चार्ज पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे। अब हम क्या करते हैं कि ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि इस स्फीयर का रेडियस r है। तो यहाँ पे इसके बारे में चलिए थोड़ा सा लिख लिया जाए। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए hollow sphere, let us consider a hollow sphere whose radius is r but q charge is uniformly distributed on its surface। इसके सरफेस पे जो Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन तब वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने ये लिख के रखा हुआ है लेट अस कंसीडर ए हॉलो स्फीयर। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है हुज रेडियस इज r, इसका रेडियस r है, बट Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, लेकिन Q चार्ज इसके सरफेस पे एक समान रूप से फैला हुआ है। देन वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसकी इंटेंसिटी हम निकालना चाहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम देखते हैं। तो देखिए, अगर हम चाहें कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो या तो हम इस सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पे यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसके सरफेस पे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इस हॉलो स्फीयर के इन साइड में भी निकाल सकते हैं। जैसे ये मेरे पास स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो यहाँ भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सरफेस पे भी निकाल सकते हैं, इसके अंदर भी निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करेंगे, और गॉस लॉ का यूज करेंगे तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ऐसे में जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड का की जो इंटेंसिटी है और भी तरीके से निकाल सकते हैं, बट गॉस लॉ का यूज करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा मेरा। तो गॉस लॉ का यूज करेंगे तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस उसको बोलते हैं एक ऐसा सरफेस जहाँ, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो एक ऐसा सरफेस बनाएंगे जो क्या करेगा कि पूरे इस स्फीयर को एकदम क्लोज कर ले चारों तरफ से, उसी को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। पूरा क्लोज भी कर ले और वो सिमेट्रिकल भी हो। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कोई फिगर बना दें तो सिमेट्रिकल तो है, बट ये पूरे चार्ज को स्फीयर बोल रहे हैं, इसको जो क्लोज नहीं किया तो ये मेरा गॉसियन सरफेस नहीं कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसा जो है कोई
एक स्फीयर बनाएंगे जो क्या करेगा कि इस पूरे चार्ज को क्लोज कर लिया। अब हम इसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं और ये पॉइंट इस सेंटर से सपोज करते हैं कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहला कंडीशन हम लिख लेते हैं, फील्ड आउटसाइड द सेल, मतलब इस सेल के, ये जो मेरा सेल है इसके आउटसाइड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में R इज़ ग्रेटर देन R, मतलब ये तो रेडियस यहीं तक है, इससे ये बड़ा है तो बोल सकते हैं R इज़ ग्रेटर देन R। तो लिखेंगे बाई गॉस लॉ, तो बाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ ये बोलता है मेरे को, ठीक है, गॉस लॉ ये बोलता है कि अगर ये क्लोज सरफेस है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। अब जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये निकलेगा इसको फ्लक्स बोलते हैं, और जितना भी निकलेगा इसको बोला जाता है टोटल फ्लक्स, इसको हम बोलेंगे टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है इसके अंदर जितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है। और फ्लक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, फ्लक्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे टोटल फ्लक्स, इसको इक्वेशन 1 रहने देते हैं। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है और छोटा सा यहाँ एक पार्ट काट ले, थोड़ा सा एक पार्ट हम लोग एज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये छोटा सा पार्ट है जिसको एरिया वेक्टर बोला जाता है, और इसका भी डायरेक्शन इधर है, एरिया एक वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन होता है। अगर इधर डायरेक्शन है इसका और इसका नेम अगर हम डेल्टा एस रख दें तो दोनों का हम डॉट ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि इस छोटे से पार्ट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रहा है। तो दोनों का डॉट ले लें तो डॉट हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस, दोनों का डॉट। अब पता चल गया इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, फिर इससे भी निकल रहा होगा, फिर इससे भी निकल रहा होगा, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट से निकल रहा होगा। तो पूरे को इंटीग्रेट कर दें तो पूरे चारों तरफ से जो है सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है सबका जो है वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से अब हम देखते हैं, लिखेंगे इंटीग्रेशन मॉड ऑफ वेक्टर ई और मॉड ऑफ वेक्टर डेल्टा एस, दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो हमें पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और फिर होता है मेरे को कॉस थीटा, और थीटा जो है एंगल है ई ए और बी के बीच के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डेल्टा एस इधर है, तब तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहता और डेल्टा एस इधर रहता तो दोनों के बीच का एंगल 90 होता है। डेल्टा एस इधर जाएगा और कम हो जाएगा, इधर जाएगा और कम होगा, इसके डायरेक्शन में आएगा एंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस लिखेंगे और इस दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन जब इसका मॉड होगा तो ये वेक्टर हट जाएगा, ई हो जाएगा, डेल्टा एस के ऊपर से ये वेक्टर हट जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि हमको एक ये वैल्यू मिला, यहाँ से हमें एक ये वैल्यू मिला ई, और डेल्टा एस का वैल्यू मेरे को ये ई और डेल्टा एस इंटू 1 है, तो इसको जो है इंटू करेंगे तो ई इंटू डेल्टा एस आ जाएगा। और यहाँ पे ई जो है कांस्टेंट बन गया, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मॉड लीजिएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन डेल्टा एस कांस्टेंट नहीं है, इस पर भी वेक्टर नहीं है, बट ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये छोटा पार्ट फिर छोटा पार्ट फिर छोटा ऐड हो रहा है, ये चेंज कर रहा है। इसके बाद ई और डेल्टा एस करके ये पूरे जो है गॉसियन सरफेस का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इस रियल स्फीयर का नहीं, गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस के लिए हो जाएगा 4 पाई, और ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक है गॉसियन सरफेस का r²। तो ये हो जाएगा पूरे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो ये मेरे को मिल के आया, क्या निकल के आया, टोटल फ्लक्स। अब ये जो टोटल फ्लक्स हम निकाल करके रखे हुए हैं इसको इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में जब हम इसको रखेंगे
तो क्या वैल्यू, इसको इक्वेशन सपोज करते हैं 2 मान लेते हैं, तो 1 और 2 को देखते हैं और यहाँ टोटल फ्लक्स का वैल्यू हम रखते हैं इस इक्वेशन में, इसमें रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखा जाए, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स मेरे को निकल के आया कितना, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू, यहाँ पे Q है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे E का वैल्यू जो है हम स्टॉप कर देते हैं, रोक लेते हैं, और ये इंटू में है तो डिवीजन में चला जाएगा, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 1/4πr² और Q बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लें तो मेरे को मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4π और फिर ये एप्सिलॉन नॉट और इंटू, या इंटू नहीं भी लिखेंगे, Q बाई, और ये हो जाएगा आपको r²। तो इसको अरेंज करके लिख रहे हैं, E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। तो ये मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिला जो किसी हॉलो स्फीयर के वजह से प्रोड्यूस हुआ है, और इसका वैल्यू जो है इस हॉलो स्फीयर के किसी आउटसाइड सेंटर से r डिस्टेंस पर का ये मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। बट सेकंड कंडीशन मेरा क्या आ जाता है, सेकंड कंडीशन मेरे को ये आ जाएगा, इफ पॉइंट, या लिखेंगे ऐसे, ऐसे भी लिखेंगे, इफ ए पॉइंट प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। तो अगर ये पॉइंट, ये बाहर नहीं रहे, अब तो ये बाहर था, ये जो है मेरे को, ये मेरा जो है था, ये मेरा स्फीयर है, गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे पॉइंट लेकर के बनाए हुए थे, यहाँ पे था। अब इस पॉइंट को हम इसके सरफेस पे ला दें, तो ये जो है R है और ये जो है कैपिटल R है, ये ओरिजिनल मेरा हॉलो स्फीयर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को इसके सरफेस पे लेकर चल रहे हैं, तो सरफेस पे लेके जाएंगे तो ये R का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको छोटा किया जाए, छोटा करेंगे तो देखिए तो ये यहाँ पे चला जाएगा, वहीं पे चला जाएगा, यानी कि ये वैल्यू R और ये छोटा वाला वैल्यू R, यहाँ पे पॉइंट P चला है, तो दोनों जो है इक्वल हो जाएगा। तो लिखा हुआ है इफ ए पॉइंट प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, तो इस कंडीशन में छोटा r का वैल्यू बड़ा r के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट और Q बाई r² के जगह पे हम जो है कैपिटल R रखेंगे, क्योंकि बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों इक्वल है, तो r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को मिला सरफेस पे। अगर कोई पॉइंट है हॉलो स्फीयर के सरफेस पे, तो उस सरफेस पे पॉइंट है तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी ये है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है जो सरफेस से बाहर की तरफ है। और तीसरा कंडीशन मेरे को ये मिलता है, इफ़ ए पॉइंट प्रेजेंट इनसाइड द हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, अगर हॉलो स्फीयर के अंदर पॉइंट चला जाए, तो सपोज करते हैं कि मेरे पास ये तो हॉलो स्फीयर था और चार्ज जो है इसके सरफेस पे हमने ऐसे रखा हुआ था, लेकिन अगर पॉइंट मान लो इसका रेडियस हम कैपिटल R माने थे और यहाँ पे पॉइंट चला जाए, तो फिर हमको यहाँ गॉसियन सरफेस, जैसे ये बॉल इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो यहाँ गॉसियन सरफेस ऐसे बनाएंगे हम ऐसे, और यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पार कर रहे हैं उसकी क्या ताकत है वो निकालना चाहते हैं। तो फिर यहाँ से हम जो छोटा एक पार्ट ले लेंगे और इस पार्ट का डायरेक्शन इधर होगा जिसको डेल्टा S बोलेंगे, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, ये ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसको निकालेंगे और फिर टोटल को ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा कि पूरा फ्लक्स हमको कितना निकल रहा है, और वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो लिखेंगे बाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और टोटल फ्लक्स हम कितना निकाल कर रखे हुए थे, या निकालना क्या है, देखिए यहाँ पे इस E और डेल्टा S का दोनों का डॉट ले लेते हैं, वेक्टर E डॉट डेल्टा S, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो इससे पता चल जाएगा कितना निकला, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो पता चल जाएगा कि पूरा जो है इस स्फीयर से गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इज इक्वल टू ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज को जो है कंटेन करके रखा है, कितना बंद करके रखा है। तो सब तो जो है जितने भी चार्ज है वो तो इसके स्फीयर पे सरफेस पे है, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे टोटल चार्ज हो जाएगा 0 बाई एप्सिलॉन नॉट।
और जब ये 0/ε0 हो जाएगा तो देखिए 0/ε0 हो गया तो ये मेरे को रहा, इसको जो है दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इंटीग्रेशन वेक्टर मॉड ऑफ ई और फिर वेक्टर मॉड ऑफ डेल्टा एस और कॉस, दोनों के बीच का एंगल तो 0 है क्योंकि फिर जो पैरेलल है तो 0 हो जाएगा इक्वल टू, और 0 में ε0 से डिवाइड करेंगे तो 0। यहाँ से मॉड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर हट जाएगा, डेल्टा एस से भी वेक्टर हट जाएगा और इज इक्वल टू 0। यहाँ से ई बाहर निकल जाएगा और इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसके बाद से हमको जो है ई, और ये वैल्यू मेरा आर है, इस बार छोटा आर, ये गॉसियन सरफेस का जो इस बार रेडियस छोटा आर है तो फिर लिखेंगे 4πr², क्योंकि डेल्टा एस करेंगे तो पूरे जो है स्फीयर का जो है सरफेस एरिया मिलेगा इक्वल टू 0 और ई इज इक्वल टू 0/4πr²। ये इंटू में तो डिवाइड में चला जाएगा, ई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मेरे को 3 कंडीशन मिला। पहला कंडीशन मिला, अगर आउटसाइड रहें, इस हॉलो स्फीयर के सरफेस के आउटसाइड में रहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को मिला 1/4πε0 Q/r²। अगर ऑन द सरफेस रहें तो ऑन द सरफेस मतलब इसी पे अगर मेरा पॉइंट प्रेजेंट रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा हमको 1/4πε0 Q/R²। अगर इनसाइड रहें तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को 0 आया। तो इस तरह से मेरे को अगर कोई हॉलो स्फीयर दिया है और उसके सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके वजह से 3 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और पहला रीजन आउटसाइड में कुछ ये आता है और सरफेस पे ये आता है, इनसाइड में 0 आता है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस साइड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई दिखा दीजिए या ई दिखाइए, और इधर अगर आप रेडियस दिखाते हैं, रेडियस नहीं आर जो है डिस्टेंस दिखाते हैं, स्मॉल आर दिखाते हैं और डिस्टेंस लिख देते हैं। तो हम ये देखते हैं, देखिए जितना हम दूर रहेंगे डिस्टेंस जितना बड़ा रहेगा। तो ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू रहता है तो उससे बहुत बड़ा चीज़ से डिवाइड करिएगा तो छोटा मिलेगा। तो हम जितना दूर इससे चले जाएंगे उतने ही दूर से स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ छोटा आएगा। तो आर का वैल्यू अगर बहुत दूर रहे, बहुत दूर रहे इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहाँ पे आएगा, ज़्यादा नहीं उठेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ऐसे इसके ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, एकदम इसके पास रहेंगे। जैसे जैसे हम पास आएंगे तो जैसे ही सरफेस पे आएंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर, कैपिटल आर मतलब सरफेस। तो सरफेस पे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी हाई हो जाएगा, यहाँ तक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आर ये जो है धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। और छोटा होगा तो जैसे ये डिनोमिनेटर है, जैसे 20 है, 20 में 2 से डिवाइड करिए ना, 20 में 10 से डिवाइड करिए तो 2 आएगा, और इसमें 20 में आप जो है 5 से डिवाइड करिए तो आएगा 4। देखिए जब ये जो है छोटा होने लगा, पहले 10 था तो 2 आया, 5 है तो 4 आया, और 20/1 करेंगे तो एक ही बार 20 आएगा। मतलब नीचे कोई वैल्यू जितना जो है स्मॉल आएगा तो ये पूरे जो है होल क्वांटिटी लार्ज आएगा। तो जैसे जैसे हम जो है डिस्टेंस को छोटा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। जैसे जैसे पास आएंगे तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे बढ़ेगा और पहले बहुत छोटा रहेगा ऐसे। और जैसे ही सरफेस से हम अंदर आए, थोड़ा सा भी सरफेस में, यहाँ से सरफेस से किसी भी पॉइंट पर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फट से क्या हो जाएगा, सडन 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे आता है, ये रहेगा। तो ये रहा इनसाइड, ये इनसाइड का ग्राफ है, ये है ऑन सरफेस, सरफेस पे है, और ये है आउटसाइड। तो आउटसाइड में जैसे जैसे हम जाएंगे दूर किसी जो है हॉलो स्फीयर के सरफेस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा और सरफेस पे सबसे हाई होगा। और जैसे ही अंदर आएंगे तो हमेशा 0 रहेगा। ये 0 है, ये कोई रेडियस का वैल्यू कोई भी रहे इधर, वहाँ पे 0 रहेगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ भी मिलता है। आज का लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन देता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।